हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के हमारे आसपास पदार्थ के एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूं, जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस कर रखे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये 30 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि पदार्थ किससे बना होता है। पदार्थ जो है आपके परमाणु, अणु, आयन, इन तीनों से मिलकर बना होता है, इन तीनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपने इसमें है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो इसमें ठोस, द्रव और गैस, ये तीन मुख्य अवस्थाएं हैं पदार्थ की। प्लाज्मा जो है आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लाज्मा जो है आपका कोशिका द्रव में, यानी कि सेल बायोलॉजी जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी पाया जाता है। तो ये आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है। अगर हम बात करें कि 5 मुख्य अवस्थाएं होते हैं, वो होता है आपका सेमी सॉलिड वाला प्लाज्मा। तो वो आपका जो होता है वो आपका प्लाज्मा द्रव्य लिखाएगा, प्लाज्मा द्रव्य लिखाएगा, तब आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन था इसमें कि थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका कि आपका निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। थर्ड क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका था थर्ड क्वेश्चन की ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जिसमें हमने कपूर के एग्जाम्पल पढ़े थे। इसमें क्या पढ़े थे हमने? कपूर के एग्जाम्पल पढ़े थे, नेफ्थलीन के पढ़े थे और अमोनियम क्लोराइड के पढ़े थे। नेक्स्ट है आपका कि आपका जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ठोस क्या होता है? सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं? उसे गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठंडक प्रदान करती है? तो ये आपका वाष्पीकरण और संघनन दोनों हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको क्यों होगा। नेक्स्ट है आपका कि किस अवस्था में कण आपस में सबसे सघन होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है आपका ये ठोस अवस्था में। किसमें? ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसे आसानी से संपीड़ित किया जाता है? तो गैस को, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपके दूर दूर होते हैं, इसलिए इसे आप आसानी से दबा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। क्यों? क्योंकि आपका गैस वाष्पीकरण से क्या बनता है? आपका बादल बनता है। और बादल क्या करता है? ठंडा होकर बारिश करवाती है, यानी कि गैस से लिक्विड बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? संघनन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किस अवस्था में कणों में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है? सबसे कम। अभी भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस में। अब ऐसा क्यों है? ठोस में ही क्यों होती है? ठोस में ही क्यों होती है? क्यों? क्योंकि देखिए ठोस की अगर हम बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल अगर पास रहेगा तो उसको मूव करने के लिए उसको गतिज ऊर्जा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो अगर मूव करेगा, क्या करेगा? मूव करेगा, इधर से उधर गति करेगा, तो वो एक ऊर्जा प्रदान करेगी। इसे कहेंगे गतिज ऊर्जा, गति वाली ऊर्जा। गति से उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे कम इसमें पूछा है कि किस में रहेगा, किस अवस्था में कणों में सबसे कम गतिज ऊर्जा। तो सिंपल है, ठोस में आपका मॉलिक्यूल पास पास होता है तो आपका सॉलिड में सबसे कम होगा, फिर आपका लिक्विड में होगा उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। इस ऑर्डर को आप रखिए याद, इस ऑर्डर को आप याद रखिए कि गैस में आपका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा और ठोस में क्या होगा? कम होगा। ठोस में क्या होगा? कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? मैंने आपको इफेक्ट लिखवाए थे कि बाष्पीकरण की दर को कौन कौन प्रभावित करता है, कौन सा कारक है। तो सबसे पहला है तापमान, फिर है सतह क्षेत्र, फिर है हवा की गति, फिर है आयतन। आयतन आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण क्या है? भाप बनना है। लिक्विड से
गैस में ही जाना क्या है, वाष्पीकरण है। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना क्या है, ऊर्ध्वापातन है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वाष्पीकरण हो रहा है, तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। अगर आपका एरिया यानी कि मान लीजिए कोई कपड़ा बड़ा होता है तो वो जल्दी सूख जाता है, लेकिन बात करें आप जीन्स वगैरह तो उनका एरिया भी छोटा होता है और मोटा भी होता है, इसलिए वो देर से सूखता है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हवा की गति ज़्यादा होगी, वायु ज़्यादा होगी, तो आपका वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयतन का मतलब है कि कितने भी आपका उसका वॉल्यूम रहे, आयतन का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं कि मान लीजिए आपका कपड़ा जो है जीन्स है। ठीक है, एक क्या है आपका, जीन्स है। तो जीन्स कैसे होता है, इस प्रकार का होता है आपका, थोड़ा इस प्रकार के। तो इसका आयतन का मतलब है उसका शेप जो है उसको मैटर नहीं करेगा, वो किसी भी शेप में की ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाष्पीकरण का, है ना। तो वाष्पीकरण पे शेप और साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप पे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किस अवस्था में कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। अभी करा है हमने, किस में होती है, उसमें क्या था, कम था। वो क्वेश्चन क्या था, कम पे था। कम किस में होता है आपका, ठोस में होता है। अगर हम ज़्यादा की बात करें तो किस में हो जाएगा, गैस में। अभी मैंने ऑर्डर लिखाया था आपको कि सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर किस में सबसे कम किस में रहेगा, सॉलिड में। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे आप याद कर लीजिए। GLS। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक ऊर्जा की बात करें, तो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम, और नहीं, गैस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सॉलिड में सबसे कम हो जाएगा, और मध्यम रहेगा आपका लिक्विड में, द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। सममांगी मिश्रण कौन सा होता है, ऐसा मिश्रण जिसका जो कण है, जिसका कण क्या हो, समान रूप से बटा हुआ हो, विलयन में क्या हो, विलयन में समान रूप से विभाजित हो, समान रूप से बटा हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, सममांगी मिश्रण, और जिसके आर पार हम देख सके। तो सममांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। अगर वायु को देखेंगे आप तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है आपका। वायु क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हम इधर उधर देख सकते हैं, इसलिए आपका वायु क्या हो गया, सममांगी। सममांगी को बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं आपके सममांगी मिश्रण को। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कि दूध से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, दूध से मलाई को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सिंपल इज दैट, अपकेंद्रीकरण। कौन सा है, अपकेंद्रीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि आप लोग सिंपल देखते हैं अपने घरों में, जब भी आपका दूध से क्या बनता है, पहले दही बनाते हैं, वो लोग दही बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, एक इस तरीका का कुछ होता है आपका बर्तन, उससे उसे मलते हैं, उसे इस तरीके से चलाते हैं, उससे क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपकेंद्रीकरण का आपका वॉशिंग मशीन। क्या है आपका, जिसमें कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन है। फिर आपका क्या है, फिर आपका है मिक्सर ग्राइंडर, जिससे मसाला पीसते हैं, मिक्सर ग्राइंडर है आपका, इसी का अपकेंद्रीकरण प्रोसेस पे काम करता है। एक और चीज़ है आपका अपकेंद्रीकरण का, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, और क्या हो गया, दूध से मलाई निकालने के लिए, अलग करने के लिए। एक और है, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड को अलग करने का, ब्लड के हमने कितने पार्ट पढ़े थे, हमने पढ़े थे WBC, RBC,
और प्लेटलेट्स। तो ब्लड टेस्ट करते हैं तो इन तीनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इन तीनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वो भी इसी विधि में आता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्लड टेस्ट को, रक्त को भी अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। अभी पढ़ा है हमने, वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस में। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडलीय दबाव बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक का क्या होगा। जब भी वायुमंडलीय दाब जी, तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव बढ़ने पर क्या होता है, द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अगर आप प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव का मतलब है प्रेशर, जिससे बोलते हैं दाब। प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो आपका जो क्वथनांक है, क्वथनांक क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मान लीजिए वायुमंडलीय दबाव बढ़ते, प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो आपका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या था आपका, गलनांक बिंदु था, वैसे ही क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। वायुमंडलीय दबाव बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बिंदु क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। क्या करा, पानी को हमने गर्म शुरू करना कर दिया। अब हमने एक लिया नॉर्मल पानी, एक पानी कौन सा लिया हमने, नॉर्मल, जो हम पीते हैं। अब एक लिया हमने बर्फ़ वाला पानी। क्या लिया, बर्फ़ वाला पानी। ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर जब बढ़ेगा तो पानी का क्या होगा, बर्फ़ में कन्वर्जन हो जाएगा। मान लीजिए फ्रिज में आप बॉटल रखते हो तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है ना। तो एक नॉर्मल पानी को उबालने में कम टेम्परेचर लगेगा, है ना, यानी कि कम लगेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कम रहेगा। मान लीजिए कि नॉर्मल पानी को उबालने में हमें 10 डिग्री लगे, लेकिन हमने बर्फ़ को जब उबाला तो कितना लगा, 15 डिग्री। कितना लगा, 15 डिग्री। तो क्वथनांक बिंदु क्या हुआ, बढ़ा। क्वथनांक बिंदु क्या हुआ, बढ़ा। तो ही बोला है कि जब वायुमंडलीय दबाव बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है। तो आई होप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण नहीं है। मैंने 3 उदाहरण बताए थे, इसमें से आपका बर्फ़ का पिघलना। अब बर्फ़ क्या है आपका, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाना, क्या है, ये ऊर्ध्वापातन है। ये ऊर्ध्वापातन नहीं है, ये ऊर्ध्वापातन नहीं है। पानी का उबलना, पानी यानी उबल रहा है तो लिक्विड से किस में जा रहा है, ये गैस में जा रहा है। किस में जा रहा है, ये लिक्विड से गैस में जा रहा है। शराब का वाष्पीकरण, किसमें, शराब का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। आपका जो भी आपका लिक्विड पार्ट है, शराब क्या है, लिक्विड है, उसका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। सेम यानी कि लिक्विड टू गैस जा रहा है। आयोडीन ठोस का गैस में बदलना, आयोडीन जो है सीधा किस में बदल गया, सॉलिड टू गैस। तो ये तो आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया। क्योंकि सॉलिड यानी कि ठोस से गैस बदलना ही क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, इसे भी ऐड कर लिया आप, आयोडीन को भी ऐड कर लीजिए अपने एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है आपका कि दबाव की एसआई मात्रा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पास्कल। दबाव यानी प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन किसका है, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, फोर्स का। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट, फोर्स का। जूल किसका ऐसा यूनिट है, जूल आपका किसका ऐसा यूनिट है, आपका ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का, यानी वर्क का। वर्क यानी ऊर्जा को किस में मापते हैं हम, जूल में मापते हैं। वॉट किसका है, वॉट किसका है, ये भी आपका ऊर्जा का ही एग्जाम्पल, ये भी उसका किसका है, ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है। वायु आपका पदार्थ का उदाहरण है, पानी आपका है,
रेत आपका है ऊष्मा। अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है। हीट जो है, टेम्परेचर जो है आपका, कोई पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? हीट जो टेम्परेचर है ये ना ही स्थान घेरता है, ना ही स्थान घेरता है, ना ही इसका क्या है अपना कोई द्रव्यमान है, ना ही इसका कोई अपना द्रव्यमान है। इसलिए क्या है, पदार्थ की कैटेगरी में रखा नहीं गया है। ऊष्मा आपका पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतराण्विक बल किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड, एक था अंतराण्विक स्थान, एक क्या था, अंतराण्विक स्थान, और एक क्या होता है आपका अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट समझिए इसका, अंतराण्विक स्थान का मतलब है कण के बीच में स्थान। इसमें बोला अंतराण्विक बल किस अवस्था में सबसे अधिक है? ठोस में। ठोस में, क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं, सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ये सिंपल बिल्कुल उल्टा है, इसको समझिएगा कि सॉलिड में, ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा, लिक्विड में होगा, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। सबसे कम किस में होगा, गैस में। ठीक उल्टा आपका अंतराण्विक स्थान है, इसमें गैस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में फिर कम हो, और सॉलिड में सबसे कम होगा। सॉलिड में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो आपको सीरीज है ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आपके दो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंटली आता है आपके पेपर में। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, तो प्लीज़ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारे नोट्स मैं शेयर कर दूँगी, ये सारा PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है? किस अवस्था में निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है? देखिए, आपका जो ठोस है, ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी होता है। ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन भी होता है। द्रव, अगर हम द्रव की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन हमारा लिक्विड का क्या होता है, आपका आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस बॉटल में, जिस शेप में आप रखते हैं आपका लिक्विड, वो शेप ले लेता है। गैस का ना ही निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग दो घुलनशील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? घुलनशील की बात करें तो क्या आ जाएगा, आसवन आ जाएगा। आसवन इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अब देखिए डिस्टिलेशन में होता क्या है, कोई भी दो लिक्विड का आप लेते हैं मिक्सचर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए, और एक और मान लीजिए हम ले लेते हैं इसी के अंदर जो पूरा घुल जाए, एक हम ले लेते हैं एल्कोहल, एक क्या ले लेते हैं हम, एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल यानी कि शराब। ठीक है, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं आप। तो देखिए, जिसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा, क्या होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आपके टब में ही रह जाएंगे, और जिसका कम होगा वो बाष्प बन के उड़ जाएगा, वो बाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो डिस्टिलेशन में आपका यही प्रोसेस होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा डिस्टिलेशन, आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठोस सोलिडिफिकेशन प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे इसको ठोस को सोलिडिफिकेशन बोलते हैं, ये वो है आपका सोलिडिफिकेशन, यानी कि ठोस, यानी कि जमना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
जमना बोलते हैं। अब जमना क्या होता है? द्रव से, लिक्विड से सॉलिड, ठोस में, द्रव से ठोस में ही बनना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है, सोलिडिफिकेशन कहलाता है। तो जैसे कि आपका बर्फ़ का एग्जाम्पल, लिक्विड हो गया आपका पानी, और बर्फ़ में जमना क्या हो गया? आपका सोलिडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है आपका? 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लास्ट मंथली एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है और काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया है। उसमें उल्टा क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था रासायनिक परिवर्तन। उसमें एग्जाम्पल आपके जो थे, ऑप्शन जो आपके थे सेम थे, सिर्फ आपको यहाँ रासायनिक कर दिया गया था, रासायनिक परिवर्तन कर दिया गया था। अब देखिए, अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, बर्फ़ का पिघलना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो इसमें दो रासायनिक अभिक्रिया, एक तो भोजन का पाचन है, एक लोहे का जंग लगना है। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें नया उत्पाद बनता है। क्या बनता है? नया उत्पाद बनता है। तो खाना जब पचता है आपका तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, और आपका किस में? फैट में। यानी कि आप बचे हुए खाने को पोषक तत्व कन्वर्ट हो जाते हैं। लोहे का जंग लगना भी नया पदार्थ बनता है। तो ये दोनों क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन लकड़ी का जलना और बर्फ़ का पिघलना, लकड़ी का जलना भी क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जल के क्या देगा? आपका राख देगा। क्या देगा? राख। अब एक इम्पॉर्टेंट जो अकलौता है इसमें क्या है? बर्फ़ का पिघलना। क्या है? बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना क्या है? आपका एक भौतिक अभिक्रिया है। क्यों? क्यों है ये? क्योंकि आप बर्फ़ को पिघला कर दोबारा से बर्फ़ जो है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में, है ना? तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विषम है? विषम यानी कि अलग, यानी कि अलग। ठीक है। अब देखिए, चीनी का घोल, नमक, पानी, ये सारे क्या है? आपके समांगी मिश्रण है। दूध क्या है आपका? एक तरह से तीनों क्या है? लिक्विड है। लेकिन हम सलाद की बात करें, अगर सलाद की बात करें तो ये आपका सॉलिड फॉर्म आ गया, इसलिए क्या जाएगा? अलग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस को द्रव से अलग करने के लिए मिश्रण को छनाई द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को द्रव से अलग करने के लिए, किससे? लिक्विड से अलग करने के लिए मिश्रण को कौन सा विधि द्वारा करेंगे हम? तो इसमें लिख रखा है छनाई द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है छानन। यानी कि मान लीजिए आप लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने पानी में क्या मिला दिया? रेत मिला दिया, है ना? तो उसे क्या कर सकते हैं आप? छान कर भी अलग कर सकते हैं। या आप मान लीजिए पानी में क्या मिला दिया? आप मिला दीजिए चावल, तो उसे क्या कर सकते हैं? छान कर भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विसरण की दर। विसरण की दर किसमें सबसे अधिक होगी? विसरण का मतलब होता है कि कोई भी, तीन फॉर्म हमने पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा विसरण। विसरण का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल, कण का गति करना। कण का गति करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप खाना है, जैसे कि आपका खाना है, जब आप खाना बनाते हैं तो खाना जब गर्म होता है तो उसकी सुगंध दूर तक जाती है। उसकी सुगंध कहाँ होती है? दूर तक जो जाती है। लेकिन ठंडे खाना की सुगंध दूर तक नहीं जाती है। जो ये खाना का पार्टिकल जो है गर्म में ज़्यादा ट्रेवल करती है, गतिज ऊर्जा इस टाइम क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसी के कारण वो दूर जाती है और इसी प्रक्रिया को विसरण बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि दूर दूर रहते हैं इसलिए गैस में विसरण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है? शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो वायु। वायु क्या है आपका? मिश्रण है। वायु शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन क्या है? कि एक अकेला
तत्व से मिला हो, एक अकेला तत्व से बना हो, है ना, वही कहता है शुद्ध पदार्थ। दूध, पानी, मिट्टी। तो पानी जो है आपका क्या है, ये आपका शुद्ध पदार्थ है। अगर हम बात करें, पानी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है। पानी क्या है आपका, शुद्ध पदार्थ है। बाकी सब क्या है, मिश्रण है। बाकी सब क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करके गैस में बदल जाता है। लिक्विड को गैस में बदला जाता है गर्म करके, गैस में, किस में, गैस में, गर्म करके। लिक्विड से किस में जा रहा है, ये गैस में गर्म करने पे, यानी कि टेम्परेचर देने में। अगर आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो ये ट्रायंगल का सिंबल होगा, इसका मतलब होता है वहाँ ऊष्मा दी गई, वहाँ पे टेम्परेचर दी गई है, ठीक है। तो अगर लिक्विड से गैस में करेंगे तो क्या बोलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक बिंदु, उसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक। हमने पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है। द्रव का गुण पढ़े तभी मैंने बताया था आपका कि द्रव में क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम दूध या पानी को क्या बोलते हैं, तो लीटर में बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे मापते हैं। इसलिए इसका निश्चित आकार है, नहीं है। इसका निश्चित आयतन है, आयतन इसका निश्चित। इम्पॉर्टेंट देखिए अब क्या पूछा है यहाँ पर, नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं ऐसे टाइम पे। तो क्या पूछा है, नहीं है, यानी कि आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित आकार आपका सही आंसर रहेगा। गलत है, लेकिन गलत ही आपका सही होगा। क्यों, कि पूछा ही गलत है। निश्चित आयतन होता है, प्रवाहित होने की क्षमता होती है, पात्र का आकार ले लेता है, ये सब सही है। लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। लेकिन पूछा ही हमसे गलत है, तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने 30 क्वेश्चन इसके रखे हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मंथली एग्जामिनेशन आपका जो मेन पेपर होगा, जो आपका एनुअल पेपर होगा, उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगा। ये पूरा 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका MCQ नहीं छूटेगा। आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के कि शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ जो है आपका किसे कहते हैं। तो आंसर होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको करके पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर 5 जो आपका है कोशिका वाला चैप्टर है, उसका करवाऊँगी और उसका एक्सरसाइज और MCQ भी करवाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ख़ुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए। और आपके 10th में जाने का 6 महीने के बाद अच्छे से हम 10th बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।